हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बजट पारित करना है ना, बजट कैसे पारित होता है। इसके पहले हमने क्या देखा कि कानून कैसे बनता है, कानून बनाने की प्रक्रिया हमने कल सीख ली है। आज हम देखेंगे कि बजट किस प्रकार से पारित होता है। तो इसमें जो चरण होते हैं, इसमें टोटल 5 चरण है कि बजट किस तरह से पारित होता है। जो हमारा पहला चरण है प्रस्तुतिकरण है ना, पहले प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा हमारा है कि सामान्य चर्चा होती है। तीसरा चरण क्या है कि अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, फिर मतदान होता है। चौथा चरण क्या है कि विनियोग विधेयक पारित करना होता है, विनियोग विधेयक को पारित कराना होता है। और जो हमारा पांचवा चरण है वित्त विधेयक को पारित कराया जाता है। ठीक है, तो हम अभी बारी बारी समझते हैं कि होता क्या है प्रस्तुतिकरण। तो चलिए देखते हैं प्रस्तुतिकरण क्या होता है। प्रस्तुतिकरण क्या है कि सदन में पेश किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 112 क्लोज 1 में बताया गया है। कौन पारित करवाता है, कौन पेश करवाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पेश करवाता है ना। राष्ट्रपति पेश करता नहीं है, राष्ट्रपति पेश करवाता है। और कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, है ना, लोकसभा में। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, पहले इसको समझते हैं प्रस्तुतिकरण को, फिर बारी बारी एक एक करके हम समझेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, मेंस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। क्या है कि प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारे संविधान में क्या आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 क्लोज 1 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पेश करवाता है, ठीक है, राष्ट्रपति कभी पेश नहीं करता है, राष्ट्रपति पेश करवाता है। कौन करता है? लोकसभा में, लोकसभा में करता है वित्त मंत्री, लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा होता है। और राज्यसभा में, राज्यसभा में किसके द्वारा होता है कि वित्त मंत्री का कोई खास ही मंत्री होता है ना, अधीनस्थ मंत्री कह सकते हैं। अधीनस्थ मंत्री किसका? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का अधीनस्थ मंत्री ही प्रस्तुत करवाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा होता है और राज्यसभा में अधीनस्थ मंत्री के द्वारा होता है, जो कि वित्त मंत्री का अधीनस्थ मंत्री होता है। और पेश कौन करवाता है? राष्ट्रपति पेश करवाता है ना। जब ये पेश होता है ना सदन में, संसद में जब ये पेश होता है, उसके बाद सदन, संसद को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है ना। संसद के सदस्यों को बोला जाता है आप जाइए घर 1 हफ्ते के लिए, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जो बजट पेश किया गया है इसको आप 1 हफ्ते के लिए ध्यान से पढ़िए और समझ के आइएगा कि इसके बाद हम इस पर क्या चर्चा करेंगे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किस प्रावधानों पर हमको चर्चा करनी है। आप जब समझ के आएंगे, इसलिए 7 दिन की छुट्टी दे दी जाती है संसद के सदस्यों को कि आप जाइए घर पे आराम से 1 हफ्ते इसको ध्यान से पूरा पढ़िएगा और इसमें जो कमी है, जो अच्छाई है, जो बुराइयां हैं, वो सबके सामने लाइएगा, जिससे क्या हो, भारत का कल्याण हो सके, भारत का विकास हो सके। इसलिए 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी जाती है। अब बात आती है कि जब 1 हफ्ते बाद वापस सदन खुलता है तब क्या होता है? तो दूसरा चरण हमारा शुरू हो जाता है, सामान्य चर्चा, है ना। पहला चरण में तो सिर्फ प्रस्तुत हो रहा है, और प्रस्तुत होने के बाद सबके हाथ में बजट की एक एक कॉपी दी दी जाती है और फिर बोल दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते के लिए घर जाइए, आराम से इसको पढ़ के आइएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा दूसरा है सामान्य चर्चा। जैसे इसका नाम सामान्य चर्चा, तो इसमें भी सामान्य चर्चा ही होती है ना, सामान्य चर्चा की जाती है। इस पे बजट की मांगों की चर्चा नहीं होती है। इसके तहत 3 से 4 दिन तक बजट की नीतियां और उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है, ठीक है, किंतु मांग पे इस पे चर्चा नहीं होती है। तो इसमें चर्चा क्या होती है? केवल नीतियों और उद्देश्यों पर चर्चा होती है। और कितने दिन का समय लेती है? 3 से 4 दिन, है ना। जो सामान्य चर्चा चलती है ये मिनिमम 3 से 4 दिन सामान्य चर्चा चलती है, और उसकी मांगों पे चर्चा नहीं होती है ना, मांगों पर चर्चा नहीं होती है, ठीक है। मांग पे चर्चा नहीं होती है, केवल उसकी नीतियों और उद्देश्यों पर ही चर्चा हो जाती है, और 3 से 4 दिन का समय लगता है सामान्य चर्चा में। तो सामान्य चर्चा भी हम समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा जो हमारा है, अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
ये जो तीसरा है हमारा अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जाएंगे आगे भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, अनुदान मांगों पे चर्चा और मतदान क्या होता है। तो ये जो अनुदान मांगे होती हैं, अनुदान मांग ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश करवाया जाता है ना। संसद सदन में राष्ट्रपति के परमिशन या सिफारिश से ही प्रस्तुत की जाता है, और जो इसके संबंधित मंत्री होते हैं, इस विभाग के जो संबंधित मंत्री होते हैं, उनके हेतु मांग को प्रस्तुत किया जाता है। जब संसद द्वारा मांग को अनुमति दे दी जाती है तो वह अनुदान कहलाता है। ठीक है, पहले तो क्या होता है, पहले है मांग होती है, जो किसी भी मंत्री द्वारा कुछ भी सदन में मांगा जाएगा, है ना, कि हमें सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, हमें नदी तालाब को साफ कराने के लिए पैसा चाहिए, गांव के विकास के लिए पैसा चाहिए। तो जो भी मंत्री अपने हिसाब से पैसा मांगता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम मांग कहते हैं। ठीक है, पहले हम कहेंगे उसको मांग कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अनुदान क्यों लिखा है ना, अनुदान मांगे। तो अनुदान मांगे, जो बीच में निशान आपको दिख रहा है आई का, ये क्या है, इसका मतलब होता है के लिए, है ना, अनुदान के लिए मांग। तो जो मांग होती है, जो एक संसद सदस्य मांगता है उसे मांग कहते हैं। और एक कब अनुदान क्यों कहते हैं, बात आती है कि अनुदान क्यों लिखा गया है ना, कि जब संसद द्वारा मांग को अनुमति मिल जाती है, जब संसद द्वारा जो भी मंत्री ने मांग की होगी उसकी अनुमति मिल जाती है, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनुदान, है ना, अनुदान मिल गया। जो कोई मंत्री ने सदन में जो अपनी मांग रखी थी, अगर संसद ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है तो उसे अनुदान कहते हैं। इसलिए अनुदान मांग पे चर्चा और मतदान लिखा गया है। अब बात आती है होता कहाँ है, तो ये लोकसभा में हमेशा मांगे कहाँ होती है, लोकसभा में। तो लोकसभा में होती है। और पेश किसकी सिफारिश से होता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में पेश होता है। अब इसका जो समय होता है, अनुदान मांग कितने दिन का समय मिलता है इनको, 26 दिन का, 26 दिन का समय मिलता है इनको अपनी मांग को रखने के लिए, अपने जो मांगे हैं उसको पारित कराने के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं पारित कराने के लिए 26 दिन का समय मिलता है। अभी हम देखें जो हमारा 2022 गया है, इसमें जो बजट पारित हुआ था, फरवरी में बजट पारित होता है ना, 1 फरवरी को हमारा बजट पारित होता है, ये हमारी परंपरा है। एक कोई संविधान में लिखा नहीं गया कि बजट 1 फरवरी को ही पारित होगा, लेकिन हमने अपनी परंपरा बना रखी है, उसी परंपरा के अनुसार ही 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अभी 2022 अभी हाल ही में बीता है, उसमें 102 मांग रखी गई थी, है ना, 102 मांग रखी गई थी 2022 में। तो भाई 26 दिन समय तो बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे प्रावधान पढ़ने होते हैं, है ना, इतनी सारी मांगे हैं तो कैसे पूरी होंगी, बहुत समय लगता है। तो 102 मांग 2022 में हुआ था, और समय कितना मिलता है, 26 दिन का समय मिलता है। और जैसा भी बताया क्या कि मंत्रियों द्वारा संबंधित विभाग हेतु मांग प्रस्तुत की जाती है ना, मंत्रियों द्वारा मांग प्रस्तुत की जाती है ना, मंत्रियों द्वारा, जो संबंधित उनका विभाग होगा, जो भी जिस विभाग का मंत्री होगा उस हिसाब से अपना वो मांग रखता है। तो मांग किसके लिए रखता है, संसद में रखेगा, है ना। तो संसद के पास 4 रास्ते होते हैं, संसद 4 तरीकों से मांग को पूरा करता है, उसे हम समझेंगे ध्यान से। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला मांग होता है कि संसद क्या कर सकता है, उसे स्वीकार कर ले। स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब यहाँ पे है कि पारित करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्वीकार करने का मतलब हो गया पारित करना। और क्या हो गया दूसरा, कि मांग में कमी। इन्होंने जो बजट मांगा है, अगर संसद को लगता है भाई बहुत ज्यादा मांग रहे हो, हम इतना तो नहीं दे पाएंगे, तो मांग में कमी भी कर सकता है, जितना इन्होंने मांगा है उससे कम दे सकता है। और तीसरा क्या है
तीसरा है कि अस्वीकार कर दे, अस्वीकार करना मतलब बजट पारित नहीं करना, बोले कि मैं तो इसके लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा, तब अस्वीकार करना, पारित नहीं होगा। और जो चौथा होगा इंपॉर्टेंट है कि मांग में वृद्धि नहीं कर सकता। जो हमारा चौथा पॉइंट है कि मांग में वृद्धि नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्री में आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है कि संसद किस प्रकार से, है ना, अनुदान मांगों पे किस प्रकार से चर्चा होती है और किस प्रकार से वो अपना निर्णय दे सकता है। तो आपके ऑप्शन, यही चारों ऑप्शन बना दिए जाते हैं और एक ऑप्शन में जैसे मांग में वृद्धि कर सकता है, डायरेक्ट नहीं हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कितने सही है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो संसद क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या पारित कर देगा, या तो मांग में क्या कर सकता है, कमी करता है या स्वीकार कर देता है, मान लीजिए पारित नहीं होगा, और मांग में वृद्धि नहीं कर सकता है ना, कि जितना मांगा है मंत्री ने तो बोले भाई इतना तो कम मांग रहे हो, लो और ज्यादा ले लो, ऐसा कभी नहीं कर सकता संसद। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुदान मांग। तो ये जो कमी हो रही है ना, जो मांग में कमी, मान लीजिए मांग में कमी या अस्वीकार कर दे रहा है, तब क्या होगा, है ना, संसद क्या कर रहा है कि मांग में कमी कर रहा है और सरकार को पैसा तो जितना उसने मांगा है बजट उतना चाहिए, या वो पारित कराना चाह रहा है और संसद ने अस्वीकार कर दिया, तब क्या होगा। तो इसे क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव, है ना। कटौती प्रस्ताव के द्वारा देखते हैं, कटौती प्रस्ताव ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव हम थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, देखेंगे इसको। कटौती प्रस्ताव, ये जो मांग में कमी कर दे रहा है या अस्वीकार कर दे रहा है, तब कटौती प्रस्ताव तब जाके पारित होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं कटौती प्रस्ताव। जो हमारा पहला प्रकार है नीतिगत कटौती प्रस्ताव है हमारा, देखेंगे कटौती प्रस्ताव। तो जो हमारा पहला प्रस्ताव है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब बात आती है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, जो नीतिगत कटौती का उद्देश्य होता है कि मांग को अस्वीकार कर दिया हो, है ना। अगर मांग को, इसका जो उद्देश्य है, कि मांग को अस्वीकार कर दिया। जब मांग को अस्वीकार कर देगा संसद, तब जाके नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया जाता है ना, प्रस्ताव लाया जाता है। अगर मान लीजिए उसके बाद क्या होता है, प्रस्ताव में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसने प्रस्ताव ला दिया है, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होता है कि मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उन्होंने अस्वीकार का मतलब यही हो गया कि 1 रुपए कर दिया, जो उन्होंने धनराशि मांगी उसको 1 रुपए कर दिया, मतलब ना ही के बराबर कर दिया, मतलब नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। अब क्या होता है, इसका जो प्रभाव होता है ना, उन्होंने तो कर दिया, 1 रुपए कर दिया, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर प्रभाव देखें, अगर ये पारित हो जाता है, इसका जो प्रभाव है हमारा, प्रभाव देखें कि अगर ये पारित हो गया, अगर ये पारित हो जाएगा तब क्या होगा, तब सरकार को त्यागपत्र देना होगा। सरकार को त्यागपत्र देना होगा। तो जो इसके परिणाम होते हैं ये बहुत गंभीर परिणाम होते हैं ना, इसमें सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव में। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है ये मितव्ययिता। दूसरा जो हमारा कटौती प्रस्ताव है वो है मितव्ययिता। चलिए देखते हैं कि मितव्ययिता क्या होता है। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव ये कब पारित होता है, चलिए समझते हैं कि ये मांग में कमी के लिए, जब मांग में कमी कर देता है संसद, कहता है कि भाई बहुत ज्यादा मांग रहे हो, तब मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव लाया जाता है।
तो इसका जो उद्देश्य है क्या है, मांग में कमी हो गया, है ना। उद्देश्य यही हो गया इसका कि मांग में कमी। और क्या होता है, जो एक मुफ्त जो धनराशि होती है उसे कम कर दिया जाता है। जो इसकी धनराशि है उसे कम कर, जो उन्होंने जो मांगे रहते हैं ना, मांगी गई धनराशि में कमी कर देना। ठीक है, अगर मान लीजिए मांगी गई धनराशि को कम कर दिया जाता है तब क्या होगा, जो इसका प्रभाव होगा, इसका भी प्रभाव सेम होगा। जो भी हमने पहला प्रभाव देखा कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो प्रभाव पड़ता है कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा हमारा है प्रतीक कटौती प्रस्ताव या सांकेतिक जो तीसरा है हमारा प्रतीक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है। तीसरा है हमारा प्रतीक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये जो प्रतीक कटौती प्रस्ताव है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ये अधिक चर्चा के लिए होता है ना। इसमें अधिक चर्चा के लिए जब क्या होता है कि चर्चा संपूर्ण नहीं हुई रहती, जैसे किसी संसद को लगता है, किसी सदस्य को लगता है कि जो मैंने जो मांग करी है उस पर चर्चा कम हुई है, तब उसके लिए पारित किया जाता है कि अधिक चर्चा के लिए इसे पारित कराया जाता है। इसका जो उद्देश्य है अधिक चर्चा के लिए, अधिक चर्चा के लिए होता है। और क्या होता है इसमें कि मांगी गई धनराशि में 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मांगी गई धनराशि में 100 रुपए कम कर दिए जाएं। इसका मतलब तो कि जितना सरकार ने मांगा उतना तो मिल ही जा रहा है ना, 100 रुपए तो ना के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारे इंडिया में इसका प्रयोग क्या होता है, सर्वाधिक होता है, मतलब इसी का उपयोग होता है। बाकी जो दो हमने पढ़े उसका उपयोग नहीं होता क्योंकि उसमें सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन इसमें सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। इसका जो प्रभाव है वो सरकार के त्यागपत्र पे नहीं पड़ता है। ठीक है, सरकार अपना काम करती रहती है। कटौती प्रस्ताव का ज्यादा प्रयोग होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि अतः जो होता है यहाँ पे गिलोटिन का प्रयोग कर दिया जाता है ना, कि ज्यादा मांगी होती है तो क्या होता है गिलोटिन का प्रयोग। जैसे हमने समझा था कि गिलोटिन में क्या होता है कि इसमें चर्चा नहीं होती, डायरेक्ट मतदान हो जाता है। ठीक है, मतदान से मांग को पारित करा लिया जाता है, इसमें चर्चा नहीं होती गिलोटिन में। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमने समझ लिया है। अब हमारा जो चौथा चरण था, है ना, तीसरा चरण हमने समझ लिया, अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। तो मतदान कैसे होता है इसमें कि गिलोटिन के द्वारा होता है। गिलोटिन में क्या होता है, चर्चा नहीं होती, डायरेक्ट मतदान हो जाता है। अब देखते हैं कि विनियोग विधेयक क्या होता है। चौथा जो हमारा चरण था विनियोग विधेयक। देखते हैं कि विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक होता है ये खर्च संबंधी विधेयक होता है। ठीक है, जो विनियोग विधेयक है ये खर्च संबंधी विधेयक होता है। क्या होता है, खर्च संबंधी विधेयक होता है। और इसके लिए जो विनियोग विधेयक तैयार कौन कराता है, तो जो विनियोग विधेयक है वो वित्त मंत्रालय तैयार करवाता है। वित्त मंत्रालय तैयार करवाता है। ठीक है, कौन को तैयार करवाता है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करवाया जाता है। और जो विनियोग विधेयक पेश कहाँ होता है, तो ये लोकसभा में भी पेश किया जाता है और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। तो सबसे पहले अगर लोकसभा में पेश किया जा रहा है, लोकसभा में पेश होता है, प्लस यहीं पे क्या हो जाता है, मतदान के द्वारा पारित भी हो जाता है ना। पारित हो गया, लोकसभा में पेश होके इसे हमने पारित करा दिया।
उसके बाद क्या होगा, इसको राज्यसभा में भेजा जाता है और किस रूप में भेजा जाता है, धन विधेयक के रूप में जाता है, धन विधेयक के रूप में। अभी विनियोग विधेयक के रूप में नहीं जा रहा है राज्यसभा में, ये धन विधेयक के रूप में कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है ना, राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर क्या होगा, यहां से भी पारित होगा, राज्यसभा में भी क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और इसके बाद जब पारित हो जाता है तो किससे अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाती है तो जो हमारा विनियोग विधेयक है वो पारित हो जाता है ना, विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि तो हमारा ये जो बजट हमने पारित कर रहे हैं, जो विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से हमने जो पारित करा लिया है, उससे इसका क्या मतलब हुआ कि जो बजट का जितना हमारा खर्चा है वो कानूनी तौर पर पारित हो चुका है ना, कानूनी मंजूरी मिल जाती है, जो खर्चा होने वाला है उस पर कानूनी मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या होता है कि वित्त विधेयक, लास्ट हमारा जो 5वां चरण होता है कि वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक हो गया। अब देखते हैं हमारा वित्त विधेयक क्या होता है। तो वित्त विधेयक देखते हैं 5वां हमारा। तो हमारा जो वित्त विधेयक है इसमें क्या है कि एक है सरकार के आय का पक्ष होता है, सरकार के आय का पक्ष होता है, और ये भी साधारण विधेयक के भांति पारित हो जाता है। ठीक है, ये भी साधारण विधेयक की भांति ही पारित हो जाता है। सो हमने विनियोग विधेयक समाप्त कर लिया है। तो कल हम देखेंगे कि धन विधेयक एवं वित्त विधेयक क्या होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।